हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर चला हुआ था सोल्यूशन। उस चैप्टर के टॉपिक रहते थे, उनमें से कुछ टॉपिक आज हम शुरू करेंगे। हेनरी लॉ और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स है। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो कुछ डेफिनेशंस हैं जिनको हम क्लियर कर लेते हैं। कई बार पूछ ली जाती है, वैसे इंपॉर्टेंट तो है नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो। सबसे पहले है बेसिस ऑन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व। भाई अगर हम कोई भी लिक्विड ले रहे हैं उसके अंदर सोल्यूट को डिजोल्व कर रहे हैं, वो सॉलिड उस सॉल्यूशन के अंदर कितना डिजोल्व होगा, उसके बेस पे उस सॉल्यूशन को हम तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले है हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है? मान के चलो हमारे पास एक गिलास पानी है, उसमें हम शुगर डिजोल्व कर रहे हैं। तो वो पॉइंट जहां पर शुगर एक गिवन टेम्परेचर पर डिजोल्व होना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अनसैचुरेटेड में क्या होगा? उसी टेम्परेचर पर कुछ अमाउंट क्या हो सकती है? डिजोल्व हो सकती है। और सुपर सैचुरेशन में क्या होगा? अगर हम थोड़ा बहुत टेम्परेचर को बढ़ा दें तो वो शुगर वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएगी, लेकिन उतनी ही अमाउंट में साइड में क्या निकलेगी? 50 निकलेगी। उन टाइप के सोल्यूशन को हम कौन सा सोल्यूशन बोलते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हमारा क्या होता है वो देखिए। देखो, इट इज ए solution in which more amount of solute can be dissolved at a particular temperature। तो एक गिवन टेम्परेचर पर ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर हम सोल्यूट के कुछ अमाउंट को डिसॉल्व कर सकते हैं। और अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड का मतलब क्या होगा? ए सॉल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन नॉट बी डिसॉल्व एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। वही सिचुएशन है, मान के चलो ये हमारे पास कोई कंटेनर है, अगर इसके अंदर मान लो वाटर है, अगर हम इसके अंदर शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं, तो जब शुगर हमने डिसॉल्व की, एक टाइम पर इसके अंदर शुगर डिसॉल्व होना क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। मान के चलो अगर हम ऐसी सिचुएशन आई, यहाँ से ऊपर अगर हम एक भी क्रिस्टल डालेंगे ना, तो वो सभी के सभी क्रिस्टल नीचे क्या आ जाएंगे? सेटल डाउन हो जाएंगे। उस सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सोल्यूशन। और जब हमारे पास कोई सोल्यूशन अनसैचुरेटेड होगा, तो वो जो अमाउंट है, एक या दो क्रिस्टल, ज्यादा नहीं, वो हमारे सोल्यूशन के अंदर क्या हो सकते हैं? डिसॉल्व हो सकते हैं। और सुपर सैचुरेशन में भी क्या होगा? जो हमारे सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं उनको अगर हम डालेंगे तो डिसॉल्व तो हो जाएंगे सोल्यूशन के अंदर, लेकिन उतनी अमाउंट में पीपीटी ना सोल्यूशन की साइड में हमें क्या मिलेगी? जमा हुई मिलेगी। कहने का मतलब है शुगर में से सोल्यूशन आकर किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाएगी? सॉलिड फॉर्म में। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इससे नेक्स्ट देखिए, इसके बारे में मैंने बता रखा है। जो सुपर सॉल्यूशन है उसकी कुछ कंडीशन है। देखो, सुपर सोल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए एक तो हमें जो कंटेनर लेना वो बिल्कुल क्या होना चाहिए? साफ सुथरा होना चाहिए, डस्ट फ्री होना चाहिए, और टेम्परेचर क्या होना चाहिए? हाई। उस दौरान क्या होगा? कुछ अमाउंट सोल्यूट की हम उस सोल्यूशन के अंदर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद वो उसके अंदर क्या हो जाएंगे? डिजोल्व हो जाएंगे। लेकिन मान के चलो जैसे एक कंटेनर है, अगर इसके अंदर हमने शुगर डिजोल्व कर रखी है, इसके अंदर वाटर के अंदर हम शुगर डालेंगे, टेम्परेचर को क्या करेंगे? इसको हीट करेंगे, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर देंगे, तो इसके अंदर शुगर डिजोल्व तो हो जाएगी पहले से ज्यादा। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जब इसको हम ठंडा करने की कोशिश करेंगे ना, तो जो एक्स्ट्रा शुगर है वो इसके सरफेस के आसपास क्या हो जाएगी? डिपॉजिट हो जाएगी। जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा शादी या विवाह के अंदर ना, जो रसगुल्ले होते हैं ना, उनका रस अगर स्टार्टिंग में वो बिल्कुल लिक्विड सा लगता है, रसगुल्लों का हम यूज कर सकते हैं, लेकिन जब वो रसगुल्लों का रस ठंडा हो जाता है ना, तो जो हमारी ट्रे होती है ना, उसके साइड में ना शुगर के क्रिस्टल जम जाते हैं। तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्योंकि हाई टेम्परेचर पे तो शुगर डिजोल्व हो गई थी, लेकिन जब टेम्परेचर लो हो गया तो दोबारा वो शुगर किस में कन्वर्ट होना शुरू हो गई थी? क्रिस्टल में। अब इसे नेक्स्ट देखिए। अब हमारा टॉपिक है सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी का मतलब क्या होता है? भी हमारे पास कोई भी स्पेसिफाई सॉल्वेंट है, वो कितने ग्राम है? 100 ग्राम है। उस 100 ग्राम के अंदर हम कितना सोल्यूट ग्राम्स में क्या कर सकते हैं? डिजोल्व कर सकते हैं। वो क्या होती है? हमारी सोलिबिलिटी होती है। यहाँ पर डेफिनेशन देखिए, सोलिबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इट इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ that can be dissolved in a specified amount of solvent। भाई अगर हम कोई भी सॉल्वेंट है तो उसके अमाउंट को स्पेसिफाई कर दें। जैसे हमने यहाँ पर 100 ग्राम कर लिया, कोई भी सॉल्वेंट है, उसके अंदर कितने ग्राम हम क्या सोल्यूट डिजोल्व कर सकते हैं, वो क्या है? इसकी
सोलिबिलिटी है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, भाई गिवन टेम्परेचर के ऊपर, टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब उससे आगे उसके अंदर कोई भी सॉलिड जब डिजोल्व होना बंद हो जाए तब उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, सोलिबिलिटी। तो आप लोग यहाँ समझिए ना, भाई कोई गिवन क्या है हमारा सॉल्वेंट है, उसके अंदर हम कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिजोल्व कर सकते हैं गिवन टेम्परेचर पर, ऐसा सॉल्यूशन बनाने के लिए सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड का मतलब आप समझते हो ना, वो कंडीशन किसी भी सॉल्यूशन की जहां पर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होना क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। अब कुछ फैक्टर है, एक तो ये डिपेंड करती है नेचर पर, भाई उस सोल्यूशन के को हम प्रिपेयर कर रहे हैं सॉल्वेंट के अंदर, तो उसका नेचर क्या है कि दोनों पोलर है। अगर दोनों पोलर है तो सोलिबिलिटी अच्छी होगी, या दोनों नॉन पोलर हो तो भी सोलिबिलिटी क्या होगी, अच्छी होगी अगर दोनों नॉन पोलर है। क्योंकि प्रॉपर्टी होती है लाइक डिजोल्व लाइक, तो पोलर पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में घुलेगा। आगे आएंगे भी और डिटेल में बताऊंगा इनके बारे में। उसके बाद नेचर पे डिपेंड करती है, दूसरा किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर, और किस पे डिपेंड करती है, प्रेशर पर। तो सोलिबिलिटी किस किस पे डिपेंड करती है, एक तो नेचर पर, नेचर किसका, नेचर ऑफ हमारा जो सोलवेंट है उसका नेचर क्या है, हमारा जो सोल्यूट है उसका नेचर क्या है। अगर दोनों का नेचर सेम है, दोनों पोलर है, पोलर का मतलब समझ रहे हो, पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीशीज, ऐसी सॉल्यूशन को या सॉल्वेंट को हम क्या बोलते हैं, पोलर बोलते हैं। जब हमारा हाइड्रोजन या तो डायरेक्ट नाइट्रोजन से जुड़ा हो, या हाइड्रोजन डायरेक्ट फ्लोरीन से जुड़ा हो, या हाइड्रोजन डायरेक्ट किससे जुड़ा हो, ऑक्सीजन से। तो जैसे वाटर हो गया, NH3 हो गया, ये सभी कौन से सॉल्वेंट है, पोलर। अगर हमारा सॉल्वेंट भी पोलर है और सोल्यूट भी कैसा है, पोलर है, तो सोलिबिलिटी वहां पर मैक्सिमम होगी। लेकिन अगर सोल्यूट हमारा नॉन पोलर हो और जो हमारा सॉल्वेंट है वो पोलर हो, तो वहां पर सोलिबिलिटी क्या होगी, मिनिमम होगी। और एक ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर और प्रेशर पर। जैसे नेक्स्ट हमारे टॉपिक है वही है ये, टेम्परेचर की और प्रेशर की कहानी हमने पढ़नी है, किसके के लिए, सोलिबिलिटी के लिए, उसी के ऊपर कुछ लाए हैं। तो पहला टॉपिक देखिए, यहाँ पर सोलिबिलिटी के बारे में बता रखा है, वैसे मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक का मतलब क्या है भाई, पोलर हमारा किस में घुलेगा, पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर किस में घुलेगा, नॉन पोलर में। देखो अगर पोलर गैसेज है तो किस में अंदर डिजोल्व होगी, पोलर सॉल्वेंट के अंदर। अगर नॉन पोलर है तो डिजोल्व होना पसंद करेगी किसके अंदर, नॉन पोलर के अंदर। तो ऐसी कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं भाई, यहाँ पर सोलिबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। देखो ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड गैसेज, अगर सॉल्वेंट का और गैसेज का दोनों का नेचर क्या होगा, सेम, दोनों ही पोलर है या दोनों ही क्या है, नॉन पोलर है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए HCl क्या एक पोलर मॉलिक्यूल है, और जब इनको हम वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो वाटर भी क्या है, पोलर है। तो यहाँ पर सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, जितना अच्छा हमारा जैसे NaCl है वो भी क्या एक पोलर है, और जब हम इसको किसके अंदर डालेंगे, सोलवेंट के अंदर डालेंगे, मान के चलो सोलवेंट भी हमारा कैसा है, पोलर है, तो उसके अंदर जाकर ये अच्छे से क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट में। और इसके चारों तरफ पोलर सोलवेंट क्या बना लेगा, एक रिंग बना लेगा, और वहां पर इसकी सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, बिल्कुल मैक्सिमम। भी दोबारा इनके जुड़ने के चांसेस बिल्कुल क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और हमें लगेगा कि जो सारा का सारा NaCl है उस सॉल्वेंट के अंदर क्या हो गया है, डिजोल्व हो गया। देखो मैंने कोई गैसेज है अंडरगो आयोनाइजेशन इन ए सॉल्वेंट, देखो किसी भी सॉल्वेंट के अंदर कोई गैसेज अगर आयोनाइज होगी तो उस दौरान उसकी सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, हाईली क्या हो जाएगा, सोल्युबल इन दैट सॉल्वेंट। और वो कौन पहचान करेगा, नेचर, हमारे सॉल्वेंट का नेचर क्या है, हमारे सॉल्यूट का नेचर क्या है। उसके बाद इसे नेक्स्ट देखिए, इसे नेक्स्ट हमारा क्या पैरामीटर है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। वही हम किसके बारे में बात करें, गैसेज के बारे में, मैं साथ के साथ आपको सॉलिड के बारे में बता देता हूँ। सॉल्यूशन के अंदर ये देखो, ये हमारे पास कोई भी सॉल्वेंट, इसके अंदर हम क्या डिजोल्व कर रहे हैं, सॉल्यूट डिजोल्व कर रहे हैं, तो वो क्या है, सॉलिड है। अगर सॉलिड हमारा क्या है, सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट हमारा कैसा है, ये लिक्विड है, तब जब हम सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिजोल्व करेंगे
और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी सोलिबिलिटी इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी। अगर वो प्रोसेस होगी एंडोथर्मिक तो यहाँ सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। जब हम क्या बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। अगर हमारी रिएक्शन पहले से क्या है, एक्सोथर्मिक है, तो उस दौरान जो सोलिबिलिटी है उस सॉलिड के किसके अंदर, उस गिवन लिक्विड के अंदर क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। इतना आप लोगों को थोड़ी बहुत उसकी क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम गैसेस पे देखें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो गैसेस की सोलिबिलिटी हमेशा क्या करेगी, डिक्रीज करेगी टेम्परेचर को इंक्रीज करने से। कारण क्या है उस चीज का, देखिए ये मान के चलो हमारे पास कोई भी कंटेनर है, इसके अंदर हम गैसेस को क्या करना चाह रहे हैं, डिजोल्व करना चाह रहे हैं। मान लो H2 को डिजोल्व कर रहे हैं हम किसके अंदर, वाटर के अंदर, और साथ पर टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज। अब गैसेस क्या होते हैं, जिनके पार्टिकल्स दूर दूर हो या जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो मैक्सिमम, ऐसे पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, गैसेस बोलते हैं। और जब हम किसी लिक्विड को हीट करेंगे ना, तो जो मॉलिक्यूल्स है उनकी स्पीड बढ़ेगी। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज होगी। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो जो वाटर के अंदर भी अदर गैसेस भी है ना, वो भी यहाँ से बाहर निकलने की क्या करेंगी, कोशिश करेंगे अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो अगर हम इसके अंदर फिर गैसेस डाल रहे हैं और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने से तो सोलिबिलिटी और ज्यादा क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। क्यों, क्योंकि डिक्रीज क्या करेगी, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना उनके बीच में जो स्पेस है वहां पर गैसेस चली जाएंगी। अब वहां अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जो थोड़ा बहुत अट्रैक्शन है उनके बीच में वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, और यहाँ से गैसेस क्या कर जाएंगी, एस्केप कर जाएंगी, यहाँ से बाहर निकल जाएंगी। तो इसलिए जो टेम्परेचर बढ़ाने से कौन सी प्रोसेस हो, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो, उनके अंदर सोलिबिलिटी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो पहले ही किसके अंदर होते हैं, मोशन के अंदर होते हैं। उस दौरान गैसेज की सोलिबिलिटी वहां पर पॉसिबल नहीं है। हाँ, एंडोथर्मिक प्रोसेस में हो सकता है कि कुछ टेम्परेचर बढ़ाने से स्टार्टिंग में गैसेज डिसॉल्व हो जाए, लेकिन इतना ज्यादा उसका कोई इफेक्ट नहीं है। इसके बाद यहाँ पर कुछ एग्जांपल आप देख सकते हो, देखो ऑक्सीजन डिसॉल्व ओनली एट ए स्मॉल एक्सटेंट इन ए वाटर, इट इज डिसॉल्व ऑक्सीजन विच सस्टेन ऑल एक्वेटिक लाइफ। अब देखो क्या कह रहे हैं, अगर टेम्परेचर क्या लो है उस दौरान तो कुछ गैसेस क्या हो जाएंगी, एक गिवन लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी, जैसे ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन वाटर के अंदर डिसॉल्व होगी तो जो वहां के एक्वेटिक एनिमल्स हैं या जो जीव जंतु हैं किसके अंदर, पानी के अंदर, वो ऑक्सीजन से क्या कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं। इसके बाद सोलिबिलिटी ऑफ गैसेज इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। जितना ज्यादा हम टेम्परेचर क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, उतनी ही ज्यादा जो गैसेज है क्या होगी, डिसॉल्व होगी उस गिवन लिक्विड के अंदर। ड्यू टू दिस रीजन दैट एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन इन वार्म वाटर। वही बता रखा है कि जो जीव है वो ज्यादा स्टेबल है किसमें, ठंडे पानी में, किसके बजाय, गर्म पानी के बजाय। जो एक्वेटिक एनिमल्स है या जो जीव जंतु किसके अंदर रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, वहां वो लो टेम्परेचर पर क्या है, स्टेबल है उस गिवन लिक्विड के अंदर। क्यों, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से जो गैसेज है यहाँ से क्या कर जाएंगी, एक्सेप्ट कर जाएंगे, और वाटर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाएगा, कम। और एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं, मेंढक मछलियां वगैरह हैं, उनको यहाँ पर सांस लेने में क्या होना शुरू हो जाएगी, प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। हम बता रहे थे किसके बारे में, सोलिबिलिटी के बारे में। तो आप लोगों को सिर्फ ये इतना याद रखना है कि जो सॉलिड है हमारा, उसकी सोलिबिलिटी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है जब हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, राइज करते हैं। जब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी उस दौरान टेम्परेचर राइज करने से सोलिबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और जब एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस के अंदर क्या होगा, जब हम टेम्परेचर राइज करेंगे तो सोलिबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अगर हम गैसेज की बात करें, टेम्परेचर बढ़ाने से गैसेज की सोलिबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। इतना आप लोगों को याद रखना है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो
कंफर्टेबल है लो टेम्परेचर पर या हाई पर। अगर लो पर कंफर्टेबल है तो क्यों है, तो आप लोगों ने बता देना है कि लो टेम्परेचर पर ऑक्सीजन गैस वाटर के अंदर थोड़ा बहुत क्या हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है, लेकिन हाई टेम्परेचर पर वो बिल्कुल भी डिजोल्व नहीं होती। अब इससे नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इफेक्ट ऑफ हम प्रेशर देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, और इसी टॉपिक का नाम क्या है, हेनरी लॉ। और यहीं से आएंगे 3 नंबर। हरियाणा बोर्ड में तो 3 नंबर का हेनरी लॉ या उसकी एप्लीकेशन आती है। सीबीएसई में एप्लीकेशन पूछ लेता है कई बार। तो हेनरी लॉ ने क्या बताया, हेनरी लॉ ने बताया कि कोई भी गैसेज है, अगर हम उसको किसके अंदर डिजोल्व कर रहे हैं, लिक्विड के अंदर डिजोल्व कर रहे हैं, तो कितनी गैसेज उस लिक्विड के अंदर डिजोल्व होगी वो डिपेंड करेगी पार्शियल वेपर प्रेशर पर। किस पर डिपेंड करेगी, पार्शियल वेपर प्रेशर पे। तो सबसे पहले पार्शियल वेपर प्रेशर देखिए क्या होता है। मान के चलो हमारे पास ये कोई कंटेनर है, इसके अंदर हमने वाटर ही ले लिया, मान के चलो उसको हमने यहाँ से कवर कर दिया। अब वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तो 100 डिग्री है, लेकिन इसको हम हीट कर रहे हैं मान लो 70 डिग्री पे। उस दौरान भी इस वाटर की क्या बनेंगी, वेपर बनेंगी। और जब किसी भी लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो जो वेपर बनेगी उसको क्या हम क्या बोलेंगे, इवेपोराइजेशन। और इवेपोराइजेशन फिनोमेना के दौरान जो वेपर बनकर इस कंटेनर की जो ढक्कन है या इसको जहां से हमने बंद कर रखा है या इसी कंटेनर की वॉल के ऊपर जो प्रेशर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर। जब किसी भी लिक्विड को हम उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, उस दौरान उसकी वेपर उस कंटेनर की वॉल के ऊपर या उसके ढक्कन या कवर के ऊपर जो प्रेशर लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर। तो हेनरी लॉ यही बोलता है कि जो अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व होगी किसी भी गिवन लिक्विड के अंदर वो डिपेंड करेगी पार्शियल वेपर प्रेशर पर। भी मान लो कोई लिक्विड है उसके अंदर हम गैस डिसॉल्व कर रहे हैं, वो कितना डिसॉल्व होगी तो डिपेंड कर रहे हैं हमने वहां पर प्रेशर कितना अप्लाई किया। प्रोफेशनलिटी का निशान हटाएंगे तो यहाँ पर क्या के एच है, ऐसे ये क्या है, हेनरी कांस्टेंट है, और पी क्या है यहाँ पर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ गैसेस इन ए इक्विलिब्रियम विद सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के साथ जब रिएक्शन किसमें, इक्विलिब्रियम में है, अब ना ही तो डिसॉल्व हो रही है गैसेज, ना ही सॉल्यूशन से बाहर आ रही है, तो उस दौरान जो प्रेशर लगाएंगे ना, उस प्रेशर लगाने से गैसेज डिसॉल्व हो जाएगी। तो वो कितनी गैसेज डिसॉल्व हुई है, उसी लॉ का नाम क्या है, हेनरी लॉ। इसमें यहाँ पर मैंने बता रखा, देखो, solubility of a gas in a liquid at a given temperature is directly proportional to its partial pressure at which it dissolve। भाई क्या कह रहा है ये, जो अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पार्शियल वेपर प्रेशर के। प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाएंगे, यहाँ से क्या लगाएंगे, के क्या है, हेनरी कांस्टेंट है, और यहाँ पर फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, पी पार्शियल वेपर प्रेशर, के एच एक्स, एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेज है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेज इन दी सॉल्यूशन। भाई लिक्विड के अंदर गैसेज का कितना मोल फ्रैक्शन है उसको हम क्या बोलेंगे, हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ समझ गए, अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इन ए गिवन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल वेपर प्रेशर। भाई जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इन ए लिक्विड। भाई किसी लिक्विड के अंदर कितनी गैसेज डिसॉल्व हो रही है वो क्या है, उसका हेनरी लॉ है। और किस पे डिपेंड करेगी, वो पार्शियल वेपर प्रेशर पर। अब आगे देखिए इसके बारे में, जैसे यहाँ पर मैंने बता रखा है, ये वो स्टेज है जब इक्विलिब्रियम आ गया है, ये हमारा लिक्विड है और ये हमारी क्या है, गैसेज है। यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया है, ना ही गैसेज लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो रही है और ना ही लिक्विड से गैसेज बाहर जा रही है। अब ये लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करनी है या नहीं करनी है वो डिपेंड करेगा हमारा जो पिस्टन है इसका प्रेशर क्या है। जब भी हम प्रेशर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो गैसेज इस लिक्विड के अंदर क्या कर जाएंगी, डिसॉल्व कर जाएंगी। और जब भी हम प्रेशर को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, वो गैसेज इस लिक्विड से कहां चली जाएंगी, बाहर चली जाएंगी। और जब इक्विलिब्रियम होगा तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, ना ही तो गैसेज, मान के चलो यहाँ गैसेज है, यहाँ क्या लिक्विड है, जब इक्विलिब्रियम है ना ही तो गैसेज के मॉलिक्यूल यहाँ फिक्स रहेंगे और यहाँ पर लिक्विड हमारा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। लेकिन जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे
तो यहाँ पर गैसेस की संख्या क्या कर जाएगी, लिक्विड के अंदर इंक्रीज हो जाएगी। तो इसी लॉ का नाम क्या है, हेनरी लॉ। अगर हम प्रेशर को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो उस दौरान लिक्विड से गैसेज ऊपर की तरफ चली जाएंगी। तो इसी लॉ का नाम क्या है, हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ क्या बोलता है, जो हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन गिवन लिक्विड। अब प्रेशर बढ़ाएंगे तो सोलिबिलिटी बढ़ेगी। प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाने के बाद के यहाँ पर क्या लग गया, कांस्टेंट। तो के एच क्या हो गया, पी बाय अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इन दैट लिक्विड। तो अगर हम के की वैल्यू क्या करें, बढ़ाए, तो अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व क्या हो जाएगी, घट जाएगी। कहने का मतलब है जो मोल फ्रैक्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, हेनरी कांस्टेंट के। अब देखो, और साथ में कितनी अमाउंट डिसॉल्व हुई थी वो भी डिपेंड करती थी किस पे, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व होगी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इसलिए जो हमारा हेनरी कांस्टेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इन गिवन लिक्विड। अब इससे नेक्स्ट देखिए, ये हेनरी लॉ के बारे में ही है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेनरी कांस्टेंट, जो हेनरी कांस्टेंट है उसकी कुछ प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी देखिए, अब जो इसकी यूनिट है वो सेम रहेगी जो हमारे इसके प्रेशर की, आप लोग टोर में ले रहे हो, बार में या पास्कल में ले रहे हो। नेक्स्ट, डिफरेंट गैसेज हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट टू सेम सॉल्वेंट। अब डिफरेंट गैसेज की डिफरेंट कैरेक्टर हो सकते हैं। अगर हमारा मॉलिक्यूल कोई पोलर है, वाटर पोलर है, तो उसके अंदर हम गैसेज डिसॉल्व कर रहे हैं, तो जो पोलर गैसेज होंगी वो आसानी से डिसॉल्व हो जाएंगी, जो नॉन पोलर होंगी वो आसानी से डिसॉल्व नहीं होंगी। तो के की वैल्यू डिपेंड करेगी गैसेज के नेचर पर। के वैल्यू ऑफ ईच ऑफ डिफरेंट गैसेज है डिफरेंट एट ए डिफरेंट सॉल्वेंट में। वही है, या तो आप गैसेज को बदल लो या सॉल्वेंट को बदल लो, उस दौरान जो के की वैल्यू के ऊपर भी क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। देखो, के की वैल्यू इंक्रीज होगी टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हायर वैल्यू ऑफ द के गैसेज लोअर विल बी सोलिबिलिटी। वो मैंने बताई है कि सोलिबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी किसके साथ, जब हम क्या करेंगे, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू को बढ़ाएंगे। तो जो सोलिबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, हेनरी कांस्टेंट के। यहाँ से आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि हेनरी कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक लिखिए, तो आप लिख सकते हो ये गैसेस के नेचर पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व होगी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। अब इससे नेक्स्ट देखिए हेनरी लॉ की एप्लीकेशन। एप्लीकेशन से पहले आप लोग ग्राफ देख लीजिए जी। अब देखो ग्राफ के अंदर क्या बताया गया है, दो प्रकार के ग्राफ यहाँ पर पॉसिबल है। जो पहला ग्राफ है वो किसके बीच में है, मोल फ्रैक्शन के बीच में। मोल फ्रैक्शन क्या है, अमाउंट ऑफ गैस है जो डिसॉल्व हुई है गिवन लिक्विड के अंदर। तो ये क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर। ये प्रेशर है, ये पार्शियल वेपर प्रेशर है जो कांस्टेंट है। अब देखो, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, x के, तो P की वैल्यू 1 लेंगे, तो यहाँ भी वैल्यू क्या होगी 1, 2 लेंगे तो 2 हो जाएगी ऐसे। तो जो हमारा स्ट्रेट लाइन बनेगा, और जो ये स्ट्रेट लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, हेनरी कांस्टेंट को। ये ग्राफ है आप लोगों को आना चाहिए किसके बीच में, ये पार्शियल वेपर प्रेशर, सॉरी वेपर प्रेशर के बीच में, और पार्शियल वेपर प्रेशर के बीच में, और किसके बीच में, मोल फ्रैक्शन के बीच में। आप लोग याद रख सकते हो। दूसरा, आपसे एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रेशर में और टेम्परेचर में ग्राफ देगा और डिफरेंट अमाउंट दे देगा हेनरी कांस्टेंट की। यहाँ पर x1 देगा, या x2, या x3। तो आपको टेम्परेचर का ऑर्डर वो आपसे पूछ सकता है कि किसका टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। अब देखो, जो T है हमारी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हेनरी कांस्टेंट के। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो हेनरी कांस्टेंट भी बढ़ेगा। तो यहाँ टेम्परेचर कम है तो इसका हेनरी कांस्टेंट कम होगा, दूसरे वाले का टेम्परेचर ज्यादा है तो इसका हेनरी कांस्टेंट ज्यादा होगा, इससे तीसरे टेम्परेचर इससे भी ज्यादा है तो वहां पर हेनरी कांस्टेंट इससे भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो वहां पर अलग अलग इक्वेशन के लिए, लो टेम्परेचर के लिए मान लो हेनरी कांस्टेंट K1, K2, K3 में वो रिलेशन पूछ सकते हैं। सबसे ज्यादा क्या होगा K3, फिर K2, फिर क्या होगा K1। और कितनी अमाउंट डिसॉल्व हुई है वो डिपेंड कर रही है, वो हेनरी कांस्टेंट पे डिपेंड करेगी। अब जितना ज्यादा हेनरी कांस्टेंट होगा उतनी कम अमाउंट क्या होगी, डिसॉल्व होगी। इसलिए जो हमारा x1 है इसके लिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, कम है, तो x1 ज्यादा डिसॉल्व होगा, फिर x2 और फिर x3।
तो अगर मोल फ्रैक्शन के टर्म में पूछे तो x1, x2, x3, तो ये अमाउंट है किसकी, किसी भी गिवन लिक्विड के अंदर डिफरेंट गैसेस की डिसॉल्व होने की, जब वेरिएशन किसके साथ हो, टेम्परेचर के साथ। तो यहाँ पर आपसे एग्जामिनर डिफरेंट टाइप के क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। आप लोगों को जस्ट नॉलेज होनी चाहिए कि जो हेनरी कांस्टेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैसेस डिसॉल्व इन ए गिवन लिक्विड। अब इसे नेक्स्ट देखिए जो हमारा हेनरी लॉ है उसकी हम क्या पढ़ लेते हैं, एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, हेनरी लॉ की एप्लीकेशन है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे पूछते हैं। तो पहली क्या है, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह हैं उनके अंदर हम गैसेस को क्या करते हैं, फील करते हैं हाई प्रेशर पर, तो वो भी किसकी एप्लीकेशन है, हेनरी लॉ की। जितने भी कोल्ड ड्रिंक है या बीवरेज है उनके अंदर गैसेस फील करते हैं ना, जैसे कोई भी कोल्ड ड्रिंक खोलते हैं एकदम उसके अंदर से गैसेस बाहर निकलती है, तो उसके अंदर वो गैसेस अप्लाई करके ना डाल रखी है ना उसके प्रेशर को बढ़ाकर। तो पहली एप्लीकेशन तो हेनरी लॉ की ये है कि जितने भी कोल्ड ड्रिंक हैं उनके अंदर गैसेस को फील किया जाता है। ये हमें कौन बताता है, हेनरी लॉ बताता है। कितनी गैसेस उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर हमने डाली है वो डिपेंड करता है उसके ऊपर प्रेशर कितना अप्लाई किया गया है। दूसरा, हाई एल्टीट्यूड के ऊपर, मतलब जब लोग है ना पहाड़ों के ऊपर सैर करने के लिए जाते हैं तो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाते हैं। क्यों, पहाड़ों के ऊपर जाने से प्रेशर क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है, और जब प्रेशर डिक्रीज करेगा तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में डिजोल्व होना बंद हो जाती है, तो वहां पर हमारा ऑक्सीजन लेवल घट जाता है, सांस चढ़ना शुरू हो जाता है, वहां पर एनोक्सिया मतलब बीमार होने के चांसेस हो जाते हैं, मतलब दमा हो सकता है या फिर सांस चढ़ सकते हैं, या जो बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं उनको तकलीफ हो सकती है। तो उस दौरान वो अपने साथ क्या लेकर जाते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाते हैं। ये भी हमें कौन बताता है, हेनरी लॉ बताता है। और जो स्कूबा डाइविंग टैंक्स के अंदर भी गैसेस को फील किया जाता है। कहने का मतलब देखो ध्यान से सुनो, ये समुद्र है तो समुद्र के अंदर गोताखोर जाते हैं ना, वो अपने साथ क्या लेकर जाते हैं, सिलेंडर। जिनको ऊपर ही रहना है, ज्यादा नीचे नहीं जाना, तो वो तो अपने ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस लेके जाते हैं, N2। क्यों, अकेली ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाएंगे, नीचे प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज, और प्रेशर इंक्रीज करने से हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा डिजोल्व होना शुरू होगी और हमारी मसल वगैरह क्या हो सकती है, ब्लास्ट हो सकती है। तो अगर और नीचे डूंगा जाएंगे, सिर्फ डूंगी जाएंगे ना, तो साथ में हीलियम वाला सिलेंडर लेके जाते हैं। तब हीलियम और ऑक्सीजन का क्या होता है, सिलेंडर होता है, क्योंकि नीचे जाने से जो एक्स्ट्रा प्रेशर है ना उसको कौन, हीलियम गैस एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारे ब्लड के अंदर कम ऑक्सीजन डिजोल्व हो पाती है, जिसे हमारे बॉडी के अंदर क्रैक वगैरह पड़ने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अगर अकेला नाइट्रोजन का सिलेंडर लेके जाओगे ना और साथ में ऑक्सीजन, तो उस दौरान बिग क्रैम्प होने के चांसेस है नीचे जाओगे तो ये भी किसकी एप्लीकेशन है, हेनरी लॉ की। और एक हम जो ब्रीथिंग करते हैं ना, जो हम सांस लेते हैं, ये भी किसकी एप्लीकेशन है, हेनरी लॉ की। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर डिजोल्व हो जाती है, जब हमारा डायफ्राम वगैरह क्या करता है या एनोलाई वगैरह उसके ऊपर प्रेशर लगाती है। देखो बायोलॉजी का है, उतना ज्यादा आप लोगों को याद नहीं रखना, इतना याद रखना है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो भी उस ऑक्सीजन के ऊपर क्या करते हैं, जैसे एल्वोलाई हो गया, डायफ्राम हो गया, प्रेशर लगाते हैं, और उस प्रेशर लगाने से ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर क्या हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो 3 एप्लीकेशन लिख के आओगे, 3 नहीं 4 लिखोगे। एक तो हम ब्रीथिंग करते हैं, हेनरी लॉ की एप्लीकेशन है। बेवरेज या कोल्ड ड्रिंक वगैरह के अंदर हाई प्रेशर के ऊपर उनके अंदर गैसेस फील की जाती है, ये भी किसकी एप्लीकेशन है, हेनरी लॉ की है। और जो स्कूबा डाइविंग वाले हैं वो लोग जो समुद्र के नीचे जाते हैं अपने सिलेंडर में हीलियम या नाइट्रोजन गैस लेके जाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड होते हैं और जो एक्स्ट्रा नीचे प्रेशर होता है ना वो इन बॉन्डों को तोड़ने में ही यूज हो जाता है, तो ऑक्सीजन का सर्कुलेशन हमारी बॉडी के अंदर बना रहता है। अगर इससे ज्यादा डूंगा जाएंगे ना, और ज्यादा जाएंगे, तो वहां पर तो ये सारी नाइट्रोजन भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट पार्ट के अंदर डिजोल्व हो जाएगी और हमारी बॉडी के अंदर बबल्स की फॉर्म में आ जाएगी। तो उधर हम तो क्रैम्प पड़ना हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जैसे पहाड़ों के हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जो लोग जाते हैं अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं कि पहाड़ों के ऊपर क्या है, प्रेशर कम है, वहां ऑक्सीजन कम डिजोल्व होगी,
और ऑक्सीजन की कमी के कारण हमें क्या हो सकता है, एनोक्सिया हो सकता है, एक बीमारी का नाम है। तो इसलिए ये सबकी सब किसकी एप्लीकेशन है, हेनरी लॉ की एप्लीकेशन है। इसकी आप लोगों को थोड़ी बहुत क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप पेपर में लिख सको। इसके बाद एप्लीकेशन जो हेनरी लॉ की एप्लीकेशन मैंने बताई है, उसमें यहाँ पर बता रखा है वही जो स्कूबा डाइविंगर मस्ट बी हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व गैसेज विल बी ब्रीथिंग एयर हाई प्रेशर। क्या कह रहा है भाई, जो स्कूबा डाइवर है ना, वो अपने साथ जो सिलेंडर लेके जाते हैं ना, उनके अंदर क्या होनी चाहिए, डिफरेंट गैसेस की कंसंट्रेशन हाई होनी चाहिए, क्योंकि नीचे प्रेशर ही क्या है, हाई है। हाई प्रेशर पर क्या होगा, वो जो डिफरेंट गैसेस हैं पहले उनके बॉन्ड को तोड़ने ही प्रेशर क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा, ताकि जो सांस ले रहे हैं हम नीचे, ताकि ज्यादा ऑक्सीजन या ज्यादा नाइट्रोजन हमारे ब्लड के अंदर क्या ना हो, डिजोल्व ना हो। क्योंकि अगर ज्यादा ऑक्सीजन भी हमारे ब्लड के अंदर चले गई ना, हाई प्रेशर पर जो हमारी नसें हैं जिनके अंदर ब्लड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, उसके ब्लास्ट होने के क्या हो जाते हैं, वहां पर चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए हाई कंसेंट्रेशन गैसेस को लिया जाता है। देखो यहाँ पर बता भी रखा है, इंक्रीज इन प्रेशर इंक्रीज द सोलबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस इन द ब्लड which are released when it diver come toward the surface। जब एकदम वो सरफेस के बाहर आएगा तो एकदम वो गैसेस तो क्या होंगी, प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होते बाहर आएंगे, दिस प्रेशर डिक्रीज एंड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन बबल्स। और इसके कारण फिर नाइट्रोजन के क्या बन जाएंगे, बबल्स बन जाएंगे इन आवर ब्लड। जैसे हम स्कूबा डाइवर हैं, वो नीचे चले गए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के सिलेंडर के साथ, स्टार्टिंग में तो सही है, दोनों जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वो मैनेज हो जाएगा इन दोनों गैसेस को हमारे ब्लड के अंदर डिसॉल्व करने के लिए। लेकिन जब हम सरफेस पे आएंगे, ऑक्सीजन तो सही है, उस प्रेशर पर काम करेगी, लेकिन नाइट्रोजन तो अपने आप को दोबारा क्या करना शुरू करेगी, फ्री करना शुरू करेगी। तो हमारे सारे के सारे ब्लड्स के अंदर ऐसे गैसेस के बबल बन जाएंगे, जिससे हमारी मसल्स वगैरह क्या होने के चांसेस हो जाते हैं, उस दौरान ब्लास्ट होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए वहां पर कौन सी गैस लेके जानी चाहिए साथ में, हीलियम। जब हमें डूंगे जाना है, नीचे डीप जाना है तब, नहीं तो नाइट्रोजन भी चल जाती है। अब देखो क्या होगा, जो बबल्स हैं, जो हमारी कैपिलरीज हैं, कैपिलरी समझ रहे हो ना, वो पार्ट आर्टरी और वेन्स का, जब वो एक दूसरे के साथ ब्लड को क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, ऐसे होते हैं ना, ऐसे ब्लड वेजल्स, ऐसे जब ये आर्टरीज और वेन्स डिफरेंट पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। हमें बायोलॉजी नहीं पढ़ती, हमने पढ़नी है केमिस्ट्री। तो उस दौरान हमारी बॉडी के अंदर क्या पड़ सकते हैं, बैंड्स पड़ सकते हैं, हमारे लिए वो डेंजरस हो सकता है और हमें बहुत ज्यादा दर्द होगा। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमने टैंक में किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस लेके जानी चाहिए, हीलियम। हीलियम एक ऐसी गैस है जो आसानी से ब्लड के अंदर डिसॉल्व होती नहीं है, जो बाहर हम जब निकलेंगे तो उस दौरान वो आसानी से हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। तो ये रीजन था किसका, कि भाई जो स्कूबा डाइवर है तो अपने साथ वो सिलेंडर्स को क्यों लेके जाते हैं। तो अगर उन्हें सरफेस पे ही रहना है, थोड़ा बहुत नीचे जाना है, उस दौरान तो सही है कि वो कितने अपने सिलेंडर के अंदर कौन सी गैस, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन ले सकते हैं, लेकिन उसके नीचे जाना तो हीलियम लेकर जाना पड़ेगा। इसे नेक्स्ट देखिए, इसे नेक्स्ट क्या है, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ की लिमिटेशंस क्या है, ये भी आ सकता है पेपर में। पहला है, ये हाई प्रेशर पे काम नहीं करेगा, ना ही लो टेम्परेचर पर काम करेगा। द गैसेस शुड नॉट अंडरगो एनी केमिकल रिएक्शन। और ना ये तब काम करेगा अगर कोई सोल्यूशन है, ये सॉल्वेंट, उसके साथ अगर गैसेस रिएक्शन कर रही है तो भी हेनरी लॉ वहां पर एप्लीकेबल नहीं है। द गैसेस शुड नॉट अंडरगो डिसोल्यूशन इन सॉल्यूशन। अगर वो गैसेस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व नहीं रही है, हो नहीं रही है, तो उन गैसेस के लिए भी हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो हेनरी लॉ की लिमिटेशन क्या है, ना तो ये किस पे काम करेगा, बिल्कुल हाई प्रेशर पे काम करेगा, ना ही बिल्कुल लो टेम्परेचर पर, ना ही तब काम करेगा जब वो गैसेज एक दूसरे के साथ है क्या कर रही है, रिएक्शन कर रही है, उस सोलवेंट के साथ गैसेज रिएक्शन कर रही है। और जब कोई गैस सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होना ही पसंद नहीं करेगी, तो उस दौरान भी हमारा हेनरी लॉ क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनके बारे में देख लीजिए जो आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल होंगी। तो सबसे पहले टर्म है हमारी वेपर प्रेशर। देखिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को वेपर प्रेशर होता क्या है। मान के चलो हमारे पास ये कोई कंटेनर है, देखिए ये हमने कंटेनर लिया,
इसके अंदर मान के चलो लिक्विड वाटर है, तो हम इसको हीट करेंगे। जब हम इसको हीट कर रहे हैं, हमने कवर कर रखे हैं इसके बॉइलिंग पॉइंट से बिलो, उस दौरान तो इसकी वेपर बनेगी। वो वेपर जो कंटेनर या ढक्कन की वाल के ऊपर प्रेशर लगाएंगे उसको बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आएगी, वो वेपर बनेंगी, जितनी वेपर बनेंगी उतनी वेपर द्वारा क्या होना शुरू हो जाएंगी, ठंडा होना शुरू हो जाएंगी। कहने का मतलब क्या है, इवेपोराइजेशन किसके इक्वल हो जाएगा, जब कंडेंसेशन के इक्वल हो जाएगा। रेट ऑफ इवेपोराइजेशन किसके इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन के। इवेपोराइजेशन का मतलब क्या है, लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना, और वेपर का द्वारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। और लिक्विड का वेपर में, उसको इवेपोराइजेशन। और जब रेट ऑफ इवेपोराइजेशन किसके बराबर हो जाता है, रेट ऑफ कंडेंसेशन के, उस दौरान मान लो लिक्विड है, इसका सरफेस है, इसके सरफेस के ऊपर वेपर जो प्रेशर लगाती है उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या होता है, किसी भी लिक्विड का जब रेट ऑफ इवेपोराइजेशन किसके इक्वल हो जाए, रेट ऑफ कंडेंसेशन के, उस दौरान उस लिक्विड के सरफेस के ऊपर वेपर के द्वारा जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। और जो कंटेनर की वाल पर लगाया जाता है उसको हम बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर। वो तब होता है जब हम उस रेट ऑफ इवेपोराइजेशन किसके बराबर ना हो, रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर ना हो, उस दौरान जो वेपर कंटेनर की वाल के ऊपर प्रेशर लगाते हैं उसको हम बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर की आपको नॉलेज होनी चाहिए। पेपर में ये नहीं आएगा कि वेपर प्रेशर क्या होता है, ऐसा नहीं, लेकिन आप लोगों को जस्ट इसकी नॉलेज होनी चाहिए। देखिए डेफिनेशन है, सम ऑफ मोर एनर्जेटिकल पार्टिकल on the surface of a liquid move fast enough to escape from attraction force holding two liquid together। मान लिक्विड का सरफेस है, अब यहाँ मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए वो लिक्विड है। लेकिन जब हम टेम्परेचर अप्लाई करते हैं तो ये गैसेज अपने आप को फ्री करने के लिए ऊपर की तरफ जाती हैं, और अपने लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो प्रेशर लगा कर जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। और ये एक सरफेस बल्क फिनोमेना है। आपका जो इवेपोराइजेशन और कंडेंसेशन है वो दोनों क्या है, सरफेस फिनोमेना है। बस आपको वेपर प्रेशर की जस्ट क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। डेफिनेशन से आपको यहाँ पर कुछ भी मतलब नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसे नेक्स्ट, इवेपोराइजेशन और कंडेंसेशन। वही एग्जांपल, ये कोई कंटेनर है, इसके अंदर हमने मान के चलो वाटर ले रखा है, वाटर को हम हीट कर रहे हैं, तो वाटर की जो वेपर बनेगी उन वेपर्स को हम क्या बोलेंगे, इवेपोराइजेशन। अब जब और ज्यादा टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो अब देखो यहाँ से वेपर जा रही है अपनी काइनेटिक एनर्जी के साथ, ऊपर जाएंगी, वॉल से टकराएंगी और अपनी काइनेटिक एनर्जी का क्या करेंगी, लॉस करेंगी, और दोबारा इसमें आ जाएंगे, लिक्विड्स फॉर्म में आ जाएंगी। तो इवेपोराइजेशन क्या होता है, किसी भी लिक्विड का किसमें कन्वर्ट होना, वेपर में, लेकिन किसे, बॉइलिंग पॉइंट से बिलो, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे। अगर कोई भी लिक्विड है उसको बॉइलिंग पॉइंट मान लो 100 डिग्री है, अगर हम उसको 80 डिग्री पे हीट कर रहे हैं ना, उस दौरान जो वेपर बनती है उसको हम क्या, उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इवेपोराइजेशन। और ये स्पॉन्टेनियस फिनोमेना है, इसको करवाना नहीं पड़ता, ये अपने आप हो जाता है। और ऐसे ही कंडेंसेशन। अब जो कंटेनर की वॉल से गैसें टकराएंगी, अपनी एनर्जी का लॉस करेंगे और गैसें दोबारा किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, लिक्विड में, इसको हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। ये भी सरफेस फिनोमेना है। दोनों ही सरफेस फिनोमेना है और स्पॉन्टेनियस है, मतलब अपने आप हो जाते हैं, इनको करवाने की कोई भी जरूरत नहीं है। दोनों सरफेस फिनोमेना है और अपने आप हो जाते हैं, स्पॉन्टेनियस है। आप लोगों ने देखा भी होगा, कई बार आप लोग क्या करते हो, ठंडे पानी का गिलास का भरकर रख देते हो, और कुछ टाइम के बाद जब आप उसको संभालते हो ना, यहाँ छोटी छोटी वेपर्स की ऐसे पानी से लगा होता है ना, वेपर जमा हो जाती है यहाँ पर। कारण क्या है, यहाँ टेम्परेचर लो है, जो इन्वायरमेंट के अंदर लिक्विड है वेपर की फॉर्म में, वो लो टेम्परेचर को देखते ही इसके पास आना शुरू हो जाता है और अपनी काइनेटिक एनर्जी का क्या कर देता है, लॉस कर देता है। और जब एनर्जी का लॉस होता है तो पार्टिकल पास पास आ जाते हैं। तो जो गैसेज किसके अंदर थी, वाटर की
वेपर किसके अंदर थी, इन्वायरमेंट के अंदर थी, वो लो टेम्परेचर को देखते ही अपनी काइनेटिक एनर्जी का लॉस करती है और सरफेस की एनर्जी आ जाती है, और हमको ऐसे लगता है कि जैसे गिलास के अंदर से पानी निकल गया। नहीं, ये किसकी कौन सी प्रोसेस है, ये कंडेंसेशन है, और जिसको करवाने के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता, जस्ट हमें टेम्परेचर क्या करना होता है, लो टेम्परेचर पर अपने आप ही कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है। और जब भी हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, हाई करते हैं, उसमें अपने आप ही इवेपोराइजेशन क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो दोनों क्या है, सरफेस भी होने हैं, सरफेस के ऊपर होंगे, दोनों क्या है, स्पॉन्टेनियस है। और जो आपका वेपर प्रेशर है उसको करवाना पड़ता है रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ इवेपोराइजेशन के इक्वल लेके जाना पड़ता है। तो इसलिए एक तो बल्क फिनोमेना है और साथ में क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। इतना आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये टर्म बार बार यूज होंगे। पार्शियल वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, कंडेंसेशन, इवेपोराइजेशन, इनकी आपको क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, प्रेशर हम लोगों ने पढ़ लिए, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद लेते हैं या समझ लेते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर तो मैंने बता दिया, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है, जब हम कौन सी स्टेज में आ जाते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाते हैं। कौन कौन, सॉल्वेंट और सोल्यूट, यानी मतलब उतनी वेपर बनेंगी, उतनी वेपर दोबारा ठंडा होंगी, उस दौरान लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो प्रेशर लगता है, जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, चाहे सॉल्वेंट है चाहे क्या है, सोल्यूट है, विद द लिक्विड फेज। अब देखो, जो कोई भी लिक्विड सॉल्यूशन है, इसके ऊपर से वेपर जाएंगे, हमारे सॉल्वेंट की भी जाएंगी और सोल्यूट की भी जाएंगी। तब जब रेट ऑफ इवेपोराइजेशन किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन, तो उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। देखो, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन, किन किन चीजों पे डिपेंड नहीं करता, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता, वॉल्यूम या शेप ऑफ कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता। किन किन चीजों पे डिपेंड नहीं करता, कई बार पेपर में आ जाता है, अमाउंट पे, सरफेस एरिया पे और वॉल्यूम पे। और जो इवेपोराइजेशन है, कंडेंसेशन है, वो सरफेस एरिया पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। आगे देखिए किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड का नेचर कैसा है। मान लो कोई लिक्विड है, उसके पार्टिकल्स के बीच में बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स है। स्ट्रॉन्ग फोर्स होने के कारण हम जितना भी टेम्परेचर देंगे, इनके बॉन्डों को तोड़ना वहां पर क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उस दौरान वेपर जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, कम बनेंगे। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा है, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम कम वेपर प्रेशर होगा। अब जब इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उस दौरान जो वेपर बनेंगे वो क्या बनेंगे, ज्यादा बनेंगे। उस दौरान वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। और जो वेपर प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, बॉइलिंग पॉइंट के। अब जितना ज्यादा वेपर का क्या होगा, प्रेशर होगा, मान ली कोई लिक्विड है, ये इसका बॉन्ड है, अगर ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा तो लिक्विड किसमें चला जाएगा, गैसेज में। रेट ऑफ कंडेंसेशन किसके इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन रेट ऑफ इवेपोराइजेशन के बराबर हो जाएगा। और कहने का मतलब क्या, हमारी जो वेपर का प्रेशर है, ये मान लो एटमोस्फेयर है, एटमोस्फेयर का प्रेशर क्या फिक्स है। जब वेपर का प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगी, उस पॉइंट को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पर पहुंचने के लिए प्रेशर को जितना ज्यादा टाइम लगेगा, कहने का मतलब जितने ज्यादा बॉन्ड क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, उतना ही हमें टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। और जितना ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उतना ही टाइम वेपर बनने में लगेगा, और स्टेज पर पहुंचने में उतना ही ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है, तो किस पे डिपेंड कर गया, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन पर। अगर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन किसी भी लिक्विड की क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा, और उसकी प्रेशर, वेपर प्रेशर भी क्या होगा, उसका लो होगा। अगर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन वीक है तो वेपर आसानी से क्या टूटेंगे, मोलिक्यूल आसानी से, उसका वेपर का प्रेशर बढ़ेगा, वहां पर बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा,
डिक्रीज कर जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट आप लोग समझेंगे ना क्या होता है। मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है फिक्स है, ये किसी वेपर का प्रेशर है, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हमारी वेपर का क्या हो जाता है, प्रेशर हो जाता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या है, 1 atm है। तो जब भी वेपर का प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाता है तो लिक्विड क्या करना शुरू कर देता है, बॉइल। हाँ, अगर हम डिफरेंट कंटेनर की बात करें तो डिफरेंट कंटेनर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। मान के चलो हमारे पास ये कोई प्रेशर कुकर है, उसको हमने अच्छे से बंद कर रखा है, तो उस दौरान इसका खुद का अपना एक एटमॉस्फेयर बन जाता है। तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगभग 4 से 5 atm के पास हो जाता है। तो उस दौरान यहाँ पर पहुंचने के लिए हमें बहुत ज्यादा क्या चाहिए, वेपर, या बहुत ज्यादा क्या चाहिए, हीटिंग चाहिए। तो उस दौरान जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो इसलिए जो प्रेशर कुकर वगैरह है ना, उसमें खाना जल्दी बनता है। वो जल्दी नहीं बनता, प्रेशर कुकर में हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। वही लिक्विड जो 100 डिग्री पर क्या होना था, बॉईल होना, तो 100 डिग्री के ऊपर जाकर क्या होना शुरू हो जाता है, बॉईल होना शुरू हो जाता है। तो हम किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज कर सकते हैं। कब चेंज हो सकता है, जब हम उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कर दें, चेंज कर दें। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर से ये क्वेश्चन यहाँ पर जनरली पूछ लिए जा सकते हैं। इसे आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई समस्या है तो आप मेरे को बता सकते हो। थैंक फॉर वॉचिंग।